आम चीज़ें डायरेक्टली उसके साथ महंगी होगी, फिर हुकूमत इस किस्म की बात क्यों कर रही है? कुछ ऐसे उनके मकासद जो वो पूरा करना चाहते हैं जो कि पूरे नहीं हो रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मिनी बजट में आप हमेशा टैक्स की बात करते हैं कि अमीर पर टैक्स जो है वो नहीं लगाया गया और टैक्स का इनडायरेक्ट का निज़ाम है। अब जो टैक्स है हुकूमत ये बात कर रही है बार बार कि आम आदमी पर बोझ नहीं डालेगा। आम आदमी पर तो वो कह रहे हैं तकरीबन कोई 50-60 अरब का 70 अरब का बोझ है, बाकी तो सारे का सारा जो अमीर आदमी है उस पर यह बोझ होगा। वाकई मिनी बजट में आम आदमी को इशू नहीं होगा? अच्छा, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से दोबारा हम रब्ता करते हैं। मीर साहब, ये मिनी बजट के हवाले से मैं बात है कि बार बार ये बात हो रही है कि आम आदमी एक जानिब वही 50 अरब रुपया दोबारा से वो लेवी के अंदर आएगा, 600 अरब रुपया उसको पूरा करना है, ये भी वहाँ से शरायत है। जब पेट्रोल महंगा हो गया है, जब बाकी आम चीज़ें डायरेक्टली उसके साथ महंगी हो गई, फिर हुकूमत इस किस्म की बात क्यों कर रही है जना? आम आदमी पर जो है वो बोझ ही नहीं होगा। देखें, बोझ पड़ेगा हुकूमत। देखें मैंने हमेशा कहा है कि ना नवाज शरीफ ने, ना इमरान खान ने, ना आसिफ ज़रदारी ने इन्होंने अपनी जेब से पैसा लगाना है। ये पैसा आपका और मेरा जो थ्रू टैक्सेशन आता है। अब हमने पुरानी आप कह लो या नई कह लो या उससे पुरानी कह लो, जो आपकी डील्स हुई हैं, आपके जो लोन्स रीपेमेंट हैं, आप रीशेड्यूल कराते आए हैं IMF से, और उसके बाद आपके पास सकत नहीं है, आपकी आमदनी इतनी नहीं है, जो क्योंकि कोविड में आपको काफ़ी नुकसान हुआ है, तो आपने कहीं ना कहीं से तो पैसे करने हैं ना। या तो आप बैंकरप्सी पे चले जाएं या आप पैसे वापस करें। अब बात आती है कि आपका फॉरेन एक्सटर्नल डेट इतना बढ़ गया है कि मेरा नहीं ख्याल है कि हम इसको रीपे कर सकते हैं। अब इसको कैसे आप इंजीनियर करेंगे? सो द क्वेश्चन इज़ कि इस वक्त जो आपने चलाना है वो एडहॉकिज्म पे ही चलेगा और टेम्परेरी मेजर्स पे चलेगा, क्योंकि आवाज़ चीखों की आवाम से आ रही है। आवाम को आपने कैसे रिलीफ देना है ये हमने देखना है, और ये आपकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है। अब शाहिद सिद्दीकी साहब ये बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, उसके साथ अशफाक साहब हैं, बड़े अच्छे हैं, बंगाली साहब हैं, बड़े अच्छे हैं। आप इनकी एडवाइसेस लो। देखो, जब तक आप मिल के बैठ के, जो मैंने पहले भी कहा है, नहीं करोगे तो आप एक डिज़ास्टर रूट पे जाओगे। ये वो वक्त नहीं है ये वक्त है हम का। और जब तक हम का लफ्ज़ आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम किसके लिए कर रहे हैं? पाकिस्तान के लिए। हम किसके लिए बात कर रहे हैं? आवाम के लिए। तो अगर आवाम ही आपकी भूखी मर जाएगी तो फिर हम किसकी बात करेंगे? तो मैं समझता हूँ इनकम्बेंट गवर्नमेंट को इनको इनवाइट करें, बैठें, और ठीक है डिफरेंसेस जो भी हो, आप इकोनॉमिस्ट के साथ तो बैठो ना यार। आपके पास भी अच्छे हैं, इनके पास भी हैं। ये शौकत तरीन साहब इज़ अ गुड इज़ अ गुड आप कह लो कि फाइनेंशियर जो कि पाकिस्तान के लिए कर सकता है। मैंने तो वज़ीर आज़म को इतना खुद पर्सनली कहा है, शौकत अजीज़ को ले आओ। ये वही आदमी है ना, 7 साल 60 से 61 रुपये पर डॉलर रखा है। इकॉनमी कहाँ थी आपकी? रखा है ना। मैनेजमेंट आपको चाहिए, तो आप ऐसे लोगों को लेके आओ कि जो कि आपके मुल्क को आगे जाएं। नहीं, वो उसके साथ एक चीज, वो नवाज शरीफ का दोस्त है, वो जरदारी का दोस्त है। ये चीज तो हम ये देख रहे हैं कि ये तो मिल के बैठने वाला अमल आप मैं ये चाहते हैं कि मुल्क चले, आप जो है वो मुल्क चलाएं। लेकिन सर, एक चीज जो हमें जो नजर आ रही है वो है, आज कोरम भी पूरा नहीं हुआ, हुकूमत के अंदर से भी ये बातें हो रही हैं कि पता नहीं ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा बजट। लेकिन जो नून लीग दावा कर रही है वो ये कह रही है कि बहुत से 20 से 25 अरकान हुकूमती जमात, ना इत्तेहादी नहीं, हुकूमती जमात के उनसे राब्ते में हैं, और वो खुद जो है वो कह रहे हैं कि जी ये लोगों को खुद शर्म आ रही है कि हम इस बजट को मंजूरी के लिए जाएंगे तो हम अपने हलकों में कैसे जाएंगे। तो ये हुकूमत के लिए आपको लगता है वाकई मुश्किल हो पाएगा कि ये बजट मंजूर कर लिया जाए? क्योंकि लोग ही ना जब आएँ तो फिर कोरम ना पूरा हो तो फिर कैसे हो पाएगा? अब ये देखो ना, अब आपने बड़ी मैं कहूँगा एक बड़ी पेचीदा किस्म की आपने बात की है। ऑपोजिशन के भी होते हैं, वो भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं जहां नेशनल इंटरेस्ट हो। ये बाकी मुल्कों में होता है। आप लेबर पार्टी में देख लें, आप इसमें कंजर्वेटिव्स में देख लें, लिबरल्स में देखते हैं, वो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर जाते हैं मेंबर्स। अब ये नहीं होता कि हर चीज़ पे आप अपोज करो। आप ज़रूर अपोज करो, तनकीद बराए तनकीद ना करो, बराए तामीर करो। अब यहाँ ये होता है कि आप
अगर आप करेंगे तो आपको रिप्राइजल्स मिलेंगे अपनी पार्टी के अंदर से, जो कि आपने पहले देखा है प्रोविंशियल इलेक्शंस में हुआ है, आपने देखा है सेनेट के इलेक्शंस में हुआ है। ये बात नहीं होती है। आप देखो, हमने हुकूमत किसी का ये पीटीआई को परमानेंट राइट नहीं है कि सारी उम्र ये चलाएगी, ना ही नून का है ना पीपल्स पार्टी। हमने देखना है ओवर अ पीरियड आपकी मैनेजमेंट कैसी है। अब ये मैनेजमेंट का हमारा सबसे सवाल है। अभी मैं जस्ट टू गेट ऑफ कोर्स, मुदस्सिर अभी आपने शहबाज की बात की कि जी वो कह रहे हैं कि हम ये कोर्ट्स में जा रहे हैं। मुदस्सिर, मैं शहबाज शरीफ के साथ आया तो मैंने कहा यार व्हाई आर यू गोइंग बैक? वो कहता अगर मेरे पे है तो मुझे अंदर कर दें, आई डोंट केयर। ही केम बैक। हम लंदन से आए वाया दुबई एंड ही जब एयरपोर्ट पे उतरे लाहौर पे इनको डिपोर्ट कर दिया। वो अपने आप को प्रेजेंट करने आए, भाई मुझे पकड़ो, मेरा एहतसाब लो। ये कोर्ट्स ने ना कोई बात की, ना कोई ऐसी कोई बात हुई। आज कोर्ट के आज कोर्ट में फंसा हुआ बंदा। फिर तो मैं ये कहता हूँ, देखो सिलेक्टिव जस्टिस ना करो कोई भी हो, क्योंकि कल अगर ये जाएंगे, कल मुझे पता है कि इनके खिलाफ केसेस होंगे, मुझे पता है हर किस्म के फिक्टिशियस केसेस बन जाएंगे। क्या हमने पाकिस्तान को इसलिए रख लिया? मेरा ख्याल है कि कोर्ट्स को अब तकड़ा होना चाहिए और लेट द गवर्नमेंट्स वर्क, और उसके बाद एहतसाब जो आपने करना है वो करते रहे। और एहतसाब सबसे बड़ा मुद्दा पता है कौन करेगा? अवाम। और वो कैसे करेंगे? अपने वोट्स के साथ। सो दिस इज वेयर वी नीड टू गो। हम इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, और ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी पॉलिटिकल और सियासी आप कह लो के प्लेटफॉर्म के अंदर। बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम मामला है। लेकिन सर साथ साथ ये भी है कि इस वक्त जो है वो आवाम तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कोई रिलीफ की बात हो। अपोजिशन अपनी सियासत में चल रही है, हुकूमत में चल रही है, और जो रिलीफ की सूरत है वो शायद कहीं नज़र नहीं आ रही है। और इकट्ठे जो आप बार बार बात करते हैं वो तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हुकूमत की अपनी ज़िद है, अपोजिशन की अपनी ज़िद है। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। हम आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा अहम मामला है कराची के हवाले से, क्योंकि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन मुसलसल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हो रहा है। कभी नालों के गिर्द तजावुज़ात हटाई जा रही हैं, कभी रिफाई प्लॉट्स पर बने हुए, चाहे वो मकान हैं, चाहे वो शादी हॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो बंद किए जा रहे हैं, या वो किसी भी पार्क के अंदर किसी भी तरह की तजावुज़ात हैं वहाँ पर उनको ख़त्म किया जा रहा है और उनको पब्लिक पार्क बनाने की बात हो रही है। वहीं पर कुछ एरियाज़ में बाकायदा हाई राइजेस जो बन रही हैं उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है, और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ अब DC ज़िला मलीर के हुक्म पर मामला जारी हो गए हैं। ज़िला मलीर एयरपोर्ट में इंक्रोचमेंट की ज़मीन पर फौरी गैर कानूनी तामीराती काम जो है वो रोक दिया गया। मामला ये है क्या, और इस वक्त कितनी ये बड़ी बिल्डिंग्स और कितना ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके सारे ज़ेर असर आ रहे हैं, हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अमजद कायम खानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, ये बिल्डिंग्स तो बड़ी देर से बन रही हैं और ये बाज़ तो तकरीबन बन चुकी हैं और बाज़ का काम हो रहा है, पहले भी ये बात हुई, उसके बाद फिर मामलात रुके। अब ये सारी बताइए कहानी कि क्या वजह है कि ये गैर कानूनी है, यहाँ इजाज़त नहीं थी हाई राइज़ की, उसके बावजूद ये बनाई जा रही हैं, और कितनी बिल्डिंग्स हैं जो इस नरगे में आ गई हैं? देखिए मुदस्सिर, ये गुज़श्ता बरस नवंबर के महीने में जो है डिप्टी कमिश्नर मलीर ने ये इंकशाफ किया था कि जो देह मेहरान है तालुका एयरपोर्ट की हदूद में डिस्ट्रिक्ट मलीर है, ये जीना एवेन्यू से मुत्तसिल ये फातिमा एवेन्यू है, जहाँ पर ये जो जगह है जिसका जिक्र किया जा रहा है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से, वो यहाँ वाक़ है। 16 से 17 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ ज़ेर तामीर हैं, कुछ मुकम्मल भी हो चुके हैं। मैं यहाँ पे विजिट भी कर आया हूँ, ये जगह मैंने देखी भी है। बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें रिहाइश पजीर हो चुके हैं। तो इनको दूसरा अगर आप नस्ला टावर कहना चाहें तो कह सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो एतराज़ आया है वो ज़मीन का एतराज़ है कि जो 40 एकड़ की ज़मीन है जिसको एक जगह करके इसको कमर्शलाइज किया गया है, उसमें बताया जा रहा है डिप्टी कमिश्नर की तरफ से कि 1998 का जो रिकॉर्ड था उसको तब्दील करके उसके बाद जो है ये रिहायशी प्रोजेक्ट शुरू किए थे। तो ये रिहायशी प्रोजेक्ट कई ऐसे जारी हैं, उसमें कई जो रिहायशी प्रोजेक्ट्स हैं वो मुकम्मल भी हो चुके हैं और कुछ जो है अभी ज़ेर तामीर है। गुज़श्ता दिनों 2 रोज़ कम जो है मुख्तार खान जो यहाँ के हैं एयरपोर्ट के, इन्होंने एक नोटिस जारी किए हैं तमाम 16 जो इमारतें हैं इस सारे 40 एकड़ की ज़मीन पर, उनको नोटिस जारी की। उस नोटिस गया है ताकि जो तामीरात हैं उनको फौरी तौर पर रोक दिया जाए और किसी किस्म की जो खरीदो फरोख्त है उसको भी रोक दिया जाए। हम बात कर रहे हैं कराची में प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि उनके खिलाफ अब ऑपरेशन की बात की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ फयाज़ इलियास साहब मौजूद हैं, साबिक़ चेयरमैन आबाद। बहुत शुक्रिया फयाज़ इलियास साहब आपके वक्त का। सर, ये आपका भी एक प्रोजेक्ट है इसमें और बाकी भी प्रोजेक्ट हैं आबाद के मेंबरान के हैं,
ये चीज़ें तो पहले पूरी NOCs और ये चीज़ें मिलने के बाद आप लोग काम कर रहे होते हैं, तो फिर ये अचानक अब क्या हुआ है? उस वक्त ये क्लियर नहीं थी ये जगहें और ये मामलात? थैंक यू सो वेरी मच, आपने मुझे इस पे ऑनलाइन लिया। देखिए, ये तमाम जिन प्रोजेक्ट्स की आज बात की जा रही है, हम समझते हैं एक ये मुकम्मल जो है इदारों की तरफ से एक हैरेसमेंट है और लोगों को जो है वो सप्रेस किया जा रहा है, जबकि तमाम यही इदारे हैं जिन्होंने तमाम किस्म की NOC ली है। जो NOCs है बाकायदा इसकी वेरिफिकेशन की जाती है और लैंड वेरिफिकेशन के बाद इसकी जो है री-वेरिफिकेशन के भी मराइल हैं वो भी पूरे किए गए हैं, और साथ साथ इनकी जो फॉरवर्डिंग्स वगैरह जो कंसर्न जो इदारे हैं, चाहे मुख्तार कार्ड DC ऑफिस है, वहाँ से तमाम ये पूरी कार्रवाई, पूरे कागजी जो कार्रवाई है वो मुकम्मल की जाती है। अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अलावा जो तमाम जो और मज़ीद डिपार्टमेंट्स हैं, जो अप्रूवल अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ अप्रूवल लेके ये बाकायदा लेजिटिमेट तरीके से, लीगल तरीके से जो है ये प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। एज अ बोनाफाइड परचेजर ऑफ लैंड, चाहे अगर एक मैं हूँ या कोई भी हमारे आबाद के मेम्बरान हैं, इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो तमाम किस्म की जो कॉर्डल रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ होती हैं अप्रूवल से मुतालिक, वो तमाम अप्रूवल्स लिए गए हैं, और उसके बाद जाके जिसमें लैंड टाइटल वेरिफिकेशन है वो भी हुआ है, और इसी इदारों ने ही किया है जो आज ये लेटर निकाल रहे हैं। देखिए, इसके पीछे कुछ और मकासद हैं, और ये इस किस्म की जो मीडिया के हवाले से भी जो सारी चीज़ें कैंपेन बना के या सोशल मीडिया पे की जा रही हैं, वो इस इंडस्ट्री को या इस एरिया में जो काम करने वाले हैं कि इनको हरास करना है, इनको ब्लैकमेल करना है, और कुछ ऐसे उनके मकासद जो वो पूरा करना चाहते हैं जो कि पूरे नहीं हो रहे, तो जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पर है फयाज साहब, ये अब मामलात आगे चले गए, अब ये अहकामात हो गए, तो अब क्या होगा? इसको गिराया जाएगा? लोग तो यहाँ आबाद भी हैं कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर, और कुछ प्रोजेक्ट्स बन भी रहे हैं, तो फिर इसका मुस्तकबिल भी खुदा न खास्ता नस्ला टावर जैसा ही है? नहीं, खुदा न खास्ता बिल्कुल ऐसा नहीं है, और किसी किस्म के कोई अहकामात भी नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, कुछ इस किस्म की हैरेसमेंट नोटिस जो दिए गए थे, उसमें बाकायदा जो है रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स जो हैं वो मौजूद हैं हाई कोर्ट ऑफ सिंध से, और उन अहकामात को भी जो है इन इदारों ने जो है वो उनको भी उनके अगेंस्ट जाके बरखिलाफ जाके इन्होंने कुछ और जो कार्रवाई की या नोटिस निकाले, तो उसके अगेंस्ट में उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी ऑलरेडी वहाँ पे सबमिट हुई भी है। तो मजीद इस सिलसिले में हम जो है हाई कोर्ट ऑफ सिंध से भी इस चीज़ के इस सिलसिले में बात करेंगे, और उस वहाँ पे हम दोबारा एप्लीकेशन देंगे कि जो ऑलरेडी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन इदारों के खिलाफ या जो ये लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ हो, तो मजीद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और आपको ये मीडिया के थ्रू मैं आपको क्लियर कर दूं, जी मैं आपके मीडिया के थ्रू एक चीज बात क्लियर करना चाहता हूं कि किसी किस्म का कोई किसी किस्म के ऐसा ऑर्डर नहीं है जिसमें आप ये समझते हैं कि कुछ माजी में कुछ ऐसे ऑर्डर हुए जिसके तहत बिल्डिंग को गिराया गया, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। मैं आपके तवज्जुह से उन तमाम यहाँ पे जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि कोई इसमें खौफ में मुब्तला ना हो, और इन इदारों की जो इस वक्त ब्लैकमेलिंग है या हरासमेंट की जो इस किस्म की फयाज साहब, इस किस्म की जो मामलात हैं, जो खबरें हैं, जो अहकामात हैं, जो अदालत के अहकामात हैं, जो ज़िला इंतज़ामिया के मुख्तलिफ इदारों के हवाले से हैं, जो इन्वेस्टर है और जो घर अपना एक सोच रहा है बनाना, और एक तरफ उनको कर्ज भी मिल रहा है मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम से, वो लोग तो खासे परेशान और एतमाद और एतबार उठ जाएगा तमाम बिल्डर से। वो तो लोग कहते हैं कि आबाद के मेंबर हैं तो यहाँ से ले लो, बाकी किसी से ना लो, चाहे कम अज़ कम ये चीज़ महफूज है। तो उन लोगों का भी अगर एतमाद उठ जाएगा तो फिर तो कराची में एक तो आप लोगों का कारोबार, दूसरा किसी के लिए घर लेना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ऑलरेडी आप कराची में अगर देखें तो हाउसिंग स्कीम या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक बड़ा धचका लगा है, और इस वक्त आज बड़ा नुकसान हुआ है, लोगों का कॉन्फिडेंस बड़ा शेक हुआ है, बिकॉज जैसे एक जो ऑर्डर होने की वजह से या एक बिल्डिंग के गिरने की वजह से। तो लोगों को ये है कि ऐसा नहीं है कि तमाम किस्म के जो बिल्डिंग्स हैं कोई उसमें इस किस्म के अगर कोई मसाइल हैं या कोई ऐसा कुछ होना है, लोगों को इस चीज़ के लिए तसल्ली रखनी चाहिए। और जो नए रोशन पाकिस्तान के तहत ये जो काम किया जा रहा है, नया रोशन घर के हवाले से जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें बाकायदा बैंकिंग सेक्टर उसको सपोर्ट कर रहा है, और लेजिटिमेट तरीके से जो सारी वेरिफिकेशन होती है, जो लीगल प्रोजेक्ट्स हैं, वही ये आप कह रहे हैं कि ये वाली सूरत नहीं होगी जिनके भी प्रोजेक्ट्स हैं। वक्त भी खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया फयाज इलियास साहब आपका, अमजद कायम खानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।